वैसे तो पूरे पाकिस्तान, लेकिन खासकर कराची में किसी के घर पे कब्ज़ा हो जाना एक बहुत आम सी बात है। इसके अलावा आप जहाँ पे भी देखते हैं ठेले, कच्चे स्ट्रक्चर, पक्के स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे जो कि गवर्नमेंट लैंड पे बनाए गए होते हैं और गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच कर दिया जाता है। क्या पाकिस्तान में कोई लॉज हैं जो कि इंक्रोचमेंट को डील करते हैं? आज इस पॉडकास्ट में हमने वो लॉज डिस्कस किए जो डील करते हैं इंक्रोचमेंट को, और अगर किसी को अगर उसकी जायदाद से, उसके घर से इलीगली डिस्पोजेस कर दिया जाए, फोर्सफुली घर से निकाल दिया जाए और कब्ज़ा कर लिया जाए, उस सूरत में उसके पास जो लॉज, रेमेडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की हैं। आज के हमारे मेहमान थे जनाब जुल्फ़िकार अली सोलंकी साहब, जो कि इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल के जज भी रहे हैं और रिसेंटली ही उन्होंने रिज़ाइन किया है। और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट एंड एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट पे हमने एक अच्छी तफसीलन उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की और गुफ्तगू की। वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंजॉय। सबसे पहले आपने रिसेंटली अपना रिज़ाइन किया है या आपका टेन्योर ख़त्म हुआ है एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल का, सो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्सपीरियंस जो था वहाँ का बड़ा अच्छा था। बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखी, कुछ सिखाई भी। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो वकालत के शोबे में मैं नहीं सीख सका, वो वहाँ बैठ के सीखी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ जो है ना अभी शेयर नहीं कर सकता। तो सर, हम दो वर्ड सुनते हैं, एक लाइक कोर्ट एंड दूसरा ट्राइब्यूनल। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है। कोर्ट जो है ना, ट्राइब्यूनल इज़ जस्ट लाइक कोर्ट, नाम अलग है, काम वही है। मतलब दोनों में जज ही बैठते हैं, जज और ही बैठते केस ही हैं, चलते हैं। केस ही चलते हैं। अच्छा, आप एंटी इंक्रोचमेंट पे आपने बहुत काम किया है एक अरसे तक, तो पाकिस्तान में कौन से वो लॉज हैं जो कि एंटी इंक्रोचमेंट को या इंक्रोचमेंट रिलेटेड हैं, उनको इंक्रोचमेंट को डील करते हैं? पाकिस्तान में तो हर लॉ डील करता है इंक्रोचमेंट को। उसमें आप क्रिमिनल लॉज पे जाएं तो पीपीसी में भी है इलीगल ट्रेसपास, उसको जो है ना सीआरपीसी में भी प्रोविजंस हैं, और सीपीसी में जाएं उसमें भी प्रोविजंस हैं, एसपी रिलीफ एक्ट में जाएं उसमें भी प्रोविजंस हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट में जाएं उसमें भी प्रोविजंस है। मगर ये जो लॉ बनाया गया था, रीज़न इसका ये था टू ट्राई द केसेस एंड ऑफेंडर्स इन स्पीडी मैनर। इस वजह से ये स्पेशल जो लॉ है प्रोमोगल किया गया था, रीज़न यही था। तो वाकई में स्पीडी मैनर में होते हैं या नहीं? बिकॉज हम बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कंज्यूमर लॉ भी है हमारे पास, वो लिख देते हैं कि 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट होगा, बट एक्चुअल में वो शायद वो भी सालों ही ले रहा होता है। सो हाउ प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल कि कितना एक स्पीड आप कर सकते हैं उस ट्रायल को? बिकॉज ट्रायल इज़ ट्रायल, चाहे वो ट्राइब्यूनल चलाए या एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्ट चलाए। सो इज़ इट रियली वर्थ, और क्या वो जो उससे जो एक्सपेक्टेशंस थी स्पीडी ट्रायल्स की, वो पूरी हो रही थी या नहीं? नहीं, बिल्कुल पूरी हो रही हैं। जिस मकसद के लिए ये एक्ट बनाया गया, तो क्योंकि वो जो ट्रिब्यूनल है, स्पेशल कोर्ट है टू ट्राई द ऑफेंडर्स ऑफ द इंक्रोचर्स, और टू ट्राई द केसेस रिलेटिंग टू इंक्रोचमेंट। तो उसमें वही केसेस चलते हैं और इसके अलावा कोई केस वहाँ नहीं चलता, तो इस वजह से वहाँ स्पीडी ट्रायल होता है। अच्छा, दो चीज़ें हम सुनते हैं, इंक्रोचमेंट ही ब्रॉडर एम्बिट शायद हो जाए, एक होती है इंक्रोचमेंट, दूसरी है इलीगल डिस्पोजेशन। सो दोनों में क्या डिफरेंस है? इंक्रोचमेंट जो या इलीगल पोजेशन, बेसिकली डिस्पोजेशन तो शायद आप किसी को डिस्पोजेस कर रहे हो, पोजेस आपने गैर कानूनी कहीं पे किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। सो व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन दीज बोथ? इंक्रोचमेंट जो है ना इज डिफाइंड बाय द एक्ट 2010 इन सेक्शन 2J। इंक्रोचमेंट मीन्स unauthorized occupation or undue interference with the public property। बाकी जो इलीगल जो ऑक्यूपेशन है वो होती है प्राइवेट लैंड की। अगर कोई स्टेट लैंड है या पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट है तो ही इज़ इंक्रोचर। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की लैंड है, इफ़ ही इज़ डिस्पोजेस्ड
then he is asked to be as unauthorized occupant. ये है डिफरेंस. सो यहाँ पे पब्लिक लैंड की आप बात कर रहे हैं. सो कैसे देखें, जैसे कोई भी मुल्क होता है वही सारा लीजिंग अथॉरिटी होता है, पूरी ज़मीन तो उसी की होती है. तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं कौन सी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है और कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? क्या मलकियत सिर्फ जो आपके लीज या इन चीज़ों से ये डिटरमिन होती है, या पता कैसे चलेगा कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी है कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? किस पे इंक्रोचमेंट के लॉज फॉलो होंगे, किस पे सिविल सूट फॉर इलीगल पोजेशन और जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है हमारा वो एप्लीकेबल होगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इसके अलावा सेटलमेंट का रिकॉर्ड है, इसके अलावा मास्टर प्लान है किसी भी सिटी का. तो उसमें हर चीज़ दी होती है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये एमिनिटीज़ हैं, ये प्राइवेट लैंड है. तो सब प्रॉपर्टीज़ की जो है ना रेवेन्यू लॉज में या मास्टर प्लान में या सिटी सर्वे डिपार्टमेंट के जो उनके पास रिकॉर्ड है उनमें लिखी होती हैं. सर स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट, लाइक अगर मेरा एक घर है या मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मुझे उससे कोई डिस्पोजेस कर देता है या गैर कानूनी तौर पे कब्जा कर देता है या मुझे ज़बरदस्ती निकाल देता है, तो इस सूरत में मेरे पास कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि मैं अवेल कर सकता हूँ? आप अवेल जो है ना रेमेडीज़ दो तरह की कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है बाय फाइलिंग डायरेक्ट कंप्लेन ID, जिसको हम बोलते हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट केस, अंडर सेक्शन 3 में जो फाइल होता है बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. वहाँ आप जो है ना वो ID फाइल करेंगे, वो भी स्पीडी ट्रायल है और उसकी सज़ा जो है ना 3 से 5 साल तक है. उसके साथ सज़ा भी है उसमें और आपको प्रॉपर्टी जो है ना वो वापस भी मिलेगी, उसमें भी हर जाना भी है. प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए है ये. और इसके अलावा जो है ना आप स्पेशल रिलीफ एक्ट में सेक्शन 9 है, अगर आप क्रिमिनल लॉज में नहीं जाना चाहते हैं कि बंदे को सज़ा ना हो, सिर्फ मुझे प्रॉपर्टी जो है ना वो वापस मिलनी चाहिए, सेक्शन 9 में आप जो है ना वही सेशंस कोर्ट में जाएंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे, उसमें आपको अगर आपका राइट बनता है तो आपको प्रॉपर्टी वापस मिलेगी. अच्छा सर, जैसे आपने कुछ मुझे क्रिमिनल रेमेडीज़ क्रिमिनल लॉ के तहत, कुछ सिविल लॉ के तहत आपने बता दी. देखिए अगर हम क्राइम की जिस देखते हैं व्हाट इज़ ऑफेंस, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द होल सोसाइटी. और जो प्रॉपर्टी या इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं वो तो नॉर्मली सिविल पूरी दुनिया में कंसिडर किए जाते हैं. तो जब हमारे पास एक रेमेडी है शायद सिविल सूट की, तो फिर हमें इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की या इस तरह के क्रिमिनल लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम प्रॉपर्टी या प्राइवेट डिस्प्यूट्स के लिए भी हम ID, इलीगल डिस्पोजेशन, इन चीज़ों के लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन ला रहे हैं? तो रीज़न ये है कि जो आप क्रिमिनल लॉज लाने की वजह पूछ रहे हैं, हमारी सोसाइटी में ये जो ऑफेंस था वो बढ़ गया है. और जहाँ जिस भी कंट्री में आप जाए ना या जिस मुआशरे में जहाँ सज़ा और जज़ा है ना, वहाँ वो क्राइम रेट इस तरह का कम हो जाता है. जो लेजिस्लेटर है उसका माइंड यही बना कि अगर अफेंडर को सज़ा होगी तो ये क्राइम जो है ना कम होगा, बंदों की जो प्रॉपर्टी है वो बच जाएगी. सज़ा होगी तो जो है ना वो लोग डिस्पोजेस नहीं होंगे. रीज़न ये था उनके बिहाइंड द रीज़न इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो लाने का मकसद यही है. अच्छा, तो इसमें सर हमारे पास देखें इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट आ गया, इसमें काइंड ऑफ अ डायरेक्ट कंप्लेन पहले फाइल होती है, एक लंबा प्रोसीजर है कॉग्निजेंस लेने तक भी. तो क्या इसका इफेक्टिव मेथड ये नहीं था कि आप डायरेक्टली PPC में, पाकिस्तान पिनल कोड में कोई अमेंडमेंट्स लाते, उसमें सेक्शंस ऐड कर देते ताकि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों सूरतों में वहाँ पे वो लॉ बन जाता? उसमें भी अमेंडमेंट हो सकती थी. आप देखें PPC में ऑलरेडी जो है ना इलीगल ट्रेसपास का प्रोविजन है और 147, 148 सेक्शंस भी मौजूद हैं, मगर उसमें सज़ा कम है. तो सज़ा को एनहांस करने के लिए एक्ट लाना पड़ा सेपरेटली, और इसको जल्दी से जल्दी जो है इंसाफ के लिए कोर्ट्स बनाई गई. और जो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, दे आर एम्पावर्ड टू ट्राई सच लाइक केसेस.
तो रीज़न ये है। तो इसमें किसको बेसिक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत पड़ी? क्या ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑक्युपायर, उनको प्रोटेक्शन मिली, या किसे बेसिक इंटेंट क्या था, ऑनर्स को, ऑक्युपायर्स को, या इनमें डिफरेंस है कोई, ये सेम होते हैं, क्या डेफिनेशन है नहीं, इनकी? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में जो उसका प्रीएम्बल है वो प्रोटेक्ट जो करता है ओनर को भी और लीगली ऑक्यूपायर को भी, दोनों को प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं समझो जस्ट लाइक एक तो ओनरशिप है मेरी, किसी फ्लैट का मालिक हूँ, किसी घर का मालिक हूँ, किसी ज़मीन का, तो वो भी अगर इफ़ ही इज़ डिस्पोजेस्ड ही कैन इन्वोक द जुरिडिक्शन ऑफ द सेशंस कोर्ट अंडर सेक्शन 3, 4 and 5 ऑफ द एक्ट 2005। अगर इफ सपोज आई एम अ टेनेंट, किसी भी बंदे का मैं किराएदार हूँ, तो लीगली आई एम ऑक्यूपायर। तो अगर मुझे कोई बंदा डिस्पोजेस कर लेता है तो आई कैन आल्सो डू, मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 2005। तो दोनों को प्रोटेक्ट करता है, एक के लिए नहीं है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ऑनर एंड ऑक्युपायर, इसको लॉ डिफाइन कैसे करता है? ओनर तो डेफिनेटली द पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी, जिसके नाम जो है ना वो रिकॉर्ड मौजूद हो, ही इज़ ओनर। जो ऑक्यूपायर है वो टेनेंट भी हो सकता है, वो लाइसेंस भी हो सकता है, लेसी भी हो सकता है। अच्छा सर, अगर वो देखें तो उसको इलीगल डिस्पोजेशन को डिफाइन जो अगर किया जाता है लॉ में, तो वो ये कि अगर कोई अनलॉफुली किसी का पोजेशन आई थिंक ग्रैब करे, क्या एग्जैक्ट टर्म्स में? सबसे पहले तो मैं वो टर्म्स आपसे जानना चाहूँगा, क्या इलीगल डिस्पोजेशन की टर्म्स क्या हैं, मतलब डेफिनेशन क्या है? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई बंदा इफ़ ही इज़ ऑक्यूपाइंग द प्रॉपर्टी लीगली और इफ़ ही इज़ ओनर and if he is dispossessed by any person, then that is called the illegal dispossessed. जैसे दो लोगों को अगर ऑनर, जैसे किराए की आपने मिसाल दी, यहाँ पे किराएदार भी है, उसके पास भी लॉफुल पोजेशन है, बट जो ऑनर है उसके पास भी तो सारी लॉफुल अथॉरिटी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सके, उसके सारे प्रोप्राइटरी राइट्स उसके पास हैं। अगर ऑनर उठता है और किराएदार को डिस्पोजेस कर देता है, तो क्या ये एक्ट वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? एप्लीकेबल होगा। हाउ? बिकॉज ही इज नॉट। जो आप एक्ट का प्रीएम्बल पढ़े ना, देखे तो सही, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर, एंड ऑक्यूपायर नहीं है, और ऑक्यूपायर। तो दोनों को जो है ना मेरी नज़र में प्रोटेक्ट दोनों को करता है। बट वो जो जिस सेक्शन में हम फाइल करते हैं वो यही कहता है कि अनलॉफुली ग्रैब्स और डिस्पोजेस, फोर्स भी यूज होता है, पोजेशन उसके ले लेता है, बट ऑनर इज लीगली इंटाइटल्ड कि अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सके। उसको अगर इफ ओनर वांट्स टू रिटेन हिज प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहता है, तो उसके पास और रेमेडीज हैं, बाय फाइलिंग रेंट केस या सिविल सूट कि मुझे भाई प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे दे दो। कानून में तो हक है ना, टेनेंट के भी है, तो वो दूसरी रेमेडीज लीगली वे में जो है ना जाके उससे वो कब्जा ले ले। बाकी इफ जो है ना अगर टेनेंट फोर्सिबली डिस्पोजेस करता है उसको, तो ही हैज कमिटेड क्राइम, तो उसको अंडर सेक्शन 3 उसको भी सज़ा होनी चाहिए, होगी। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है इन्वॉल्व। ये एक्ट जो 2005 है सिर्फ जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। एंड ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल? ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो है ना ऑफेंस है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा, एक आम आदमी को अगर मुझे समझाना हो इसका पूरा प्रोसेस कि किस तरह से केस फाइल करना है, कहाँ पे जाना है, एक लेमैन को, नॉट अ लॉयर, चलिए लॉयर्स को तो शायद पता होगा, तो पूरा प्रोसेस क्या है इसका केस फाइल करने का? लाइक आज मुझे किसी ने डिस्पोजेस कर दिया, सो कौन से स्टेप्स हैं जो फिर मैं लूँगा अपने रिलीफ के लिए? अपने रिलीफ के लिए अगर कोई आपको या किसी बंदे को, ओनर को डिस्पोजेस कर देता है फोर्सिबली, तो वो पहले तो आए किसी वकील से कंसल्ट करे, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, केस तैयार कराए, सेशंस कोर्ट में वो आईडी फाइल करे, प्रोसीजर यही है। तो जब फाइल हो गया, अब यहाँ से कोर्ट्स क्या क्या चीज़ें? कोर्ट्स जो है ना
पहले तो स्टेटमेंट लेगी कंप्लेनेंट की, उसके बाद अगर ऑफेंस बनता है तो कोर्ट विल इशू द नोटिस टू द अक्यूज्ड। वो नॉन का ऑफेंस है तो उसको नोटिस करेगी, आ जाओ भाई, इतने इतने मुचल के जमा कराओ और फेस करो केस को, उसके बाद ट्रायल होगा। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे या नहीं, इंक्वायरी? उसके बाद जो है ना इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो कंसर्न जो एसएचओ है थाने का अंडर सेक्शन 5, वो इंक्वायरी करता है कि आया ये ऑफेंस हुआ है या नहीं है, आया ये बंदा जो है ना ओनर है या नहीं है। उसके बाद वही आईओ जो है ना सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट बिफोर द कंसर्न्ड कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसके बाद फिर उसके बाद जो है ना वो चार्ज बन जाती है, फिर चार्ज फ्रेम होती है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है। उसके बाद अगर केस प्रूव होता है तो कन्विक्शन होती है, अगर केस प्रूव नहीं होता तो इसमें acquit हो सिर्फ जाते हैं। कन्विक्शन है या पोजेशन भी वापस लेके नहीं, दिया जाए? पोजेशन भी है, कन्विक्शन के साथ जो है ना पोजेशन भी है। अगर आप का केस अच्छा है जो है ना इन बिटवीन आप अगर साबित कर देते हैं तो सेक्शन 5 है इसमें कि कोर्ट आपको इंटरिम पोजीशन भी दे सकती है, उसके बाद कोर्ट जो है ना डिसाइड करेगी। मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आप मतलब केसेस तो बहुत लंबे चलते हैं, तो मीनवाइल अगर मुझे आज किसी ने मेरे घर से डिस्पोजेस कर दिए, मैं ये तो वेट नहीं कर सकता कि मे बी 1 साल बाद जो है कोर्ट शायद फैसला करे मेरे हक में। तो मीनवाइल क्या आपको पोजेशन उससे उस बंदे से लेके दे दिया जाएगा या उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिसाइड होगी ये चीज़? डिसाइड ये होगा, कोर्ट्स जो है ना देखती है उमूमन डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट्स ऑफ द आईओ और स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट, उसके साथ जो है ना ओपिनियन फ्रेम करती है कि बंदा वाकई ओनर है, ही हैज़ बीन डिस्पोजेस्ड बाय द अक्यूज्ड। उसके बाद इंटरिम जो है ना पोजीशन कोर्ट दे देती है जो कंप्लेनेंट है उसको। उसके बाद जो है ना ट्रायल शुरू करती है, ट्रायल में जो भी कंक्लूजन निकलता है आया कि ऑफेंस हुआ है या बंदा ये ओनर है या नहीं है। अच्छा, अगर कोर्ट को ये लगता है कि या कोर्ट के पास जो एविडेंस प्राइमा फेशी आता है वो ये होता है कि कोई एक शख्स भी जो था वो पोजीशन में नहीं था इससे पहले, देन क्या कोर्ट करेगी? क्या किसी एक को लेके देगी या कोई और उसका मेथड है? नहीं, ये बात तो नहीं है कि बंदा जो है ना एक फिजिकली पोजीशन में हो। अगर मेरी प्रॉपर्टी कहीं पड़ी है, अगर डॉक्यूमेंट्स उसके मेरे नाम पे है तो आई एम पोजेसर। ये लाजमी थोड़ी मेरा जिस्म वहाँ पे पड़ा रहे। प्रॉपर्टी ओनरशिप मेरी है तो पोजीशन में मैं ही हूँ ना। तो इस सूरत में बंद नहीं कर देनी चाहिए वो प्रॉपर्टी जब तक कि आप फाइनल फैसला उसमें करें? बंद तो क्या नहीं, ऐसे होती है सिचुएशन। अगर टाइटल क्लियर नहीं है तो कोर्ट उसको सील कर देती है प्रॉपर्टी को। हाँ, टिल डिसीजन प्रॉपर्टी जो है ना सील रहेगी। और जब डिसीजन हो जाएगा तो कोर्ट के अंडर में या नाजर के अंडर में वो कर देती है कोर्ट, ऑब्वियसली सील करेगी तो नाजर के अंडर ही जाएगी। अच्छा, इसमें क्या पनिशमेंट है, कितने अरसे तक की पनिशमेंट इसमें हो सकती है? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट अंडर सेक्शन 3 जो सज़ा है अक्यूज के लिए वो है एक्सटेंड टू 3 years विथ फाइन। और अगर कोई इस अवार्ड से, सेंटेंस से या कन्विक्शन, एक्विटल किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता कोर्ट के डिसीजन से, देन अपील इसकी कहाँ पे होती है? अपील इसकी हाई कोर्ट में होती है। अगर कोई बंदा इफ ही इज डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द जज ऑफ द सेशंस कोर्ट, he can file, he can assail the judgment or order of the court before the honorable high court. अच्छा सर, आपने इलीगल डिस्पोजिशन की तो हमने बात कर ली, अब इंक्रोचमेंट का क्योंकि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने इंक्रोचमेंट के जो ट्राइब्यूनल है उसको एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसमें वर्क किया है, तो हमारे यहाँ हम ये देखते हैं इंक्रोचमेंट क्या है, ये तो आपने शुरू में हमें समझा दिया। हम देखते हैं कि तकरीबन अगर कराची की मिसाल लें तो आधे से ज़्यादा जो आबादियाँ हैं, कोई कच्ची आबादी है, कोई कुछ है, इंक्रोचमेंट हर जगह पे हुई हुई है, लोगों ने रोडों पे शायद ठेले लगाए हुए हैं, दिस इज़ ऑल्सो इंक्रोचमेंट। तो इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट क्या इफेक्टिवली इतने जल्दी रिमूव हो भी सकती है या नहीं? इसमें पूरा सोशल ऑर्डर बिगड़ नहीं जाएगा? नहीं, रिमूव करने के लिए अगर गवर्नमेंट आए तो पावर्स हैं, मशीनरी है उसके पास और फोर्स भी है उसके पास, करने पे आते हैं तो मिनटों में हर चीज़ साफ़ हो जाती है।
कोई मसला नहीं है स्टेट के सामने, कोई चीज़ जो है ना वो उनके लिए मुश्किल नहीं है। बट सोशल ऑर्डर को भी तो देखना है ना, लाइक बहुत सारे लोगों का शायद रोजगार भी उससे जुड़ा होगा, बहुत सारे लोगों के घर भी होंगे, उनका भी तो अब एक देखो ना, लाइफ है। इंक्रोचमेंट जो ना दो तरह की है, एक है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, दूसरी है हार्ड इंक्रोचमेंट। हार्ड इंक्रोचमेंट है इन शेप ऑफ बिल्डिंग्स है, कोई पक्की कंस्ट्रक्शन है। बाकी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, ठेला है, ये ठेले वाले हैं या रेड़े वाले हैं या फ्रूट बेचने वाले हैं, तो ये तो मोबाइल चीज़ें हैं, कभी उधर खड़े हैं कभी उधर खड़े हैं, इनका जहाँ भी रोजगार खड़े भी हैं है। इंक्रोचमेंट ही है। हाँ इंक्रोचमेंट तो है, मगर इनके लिए जो है ना थोड़ा लीनियंट व्यू गवर्नमेंट ने रखा है कि ये परमानेंटली दे हैव नॉट इंक्रोच द लैंड। रोजगार के लिए आते हैं, वो उनका फंडामेंटल राइट भी है, बंदे कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली, अगर रोडों से जो है ना रेड़े हटा देंगे तो तकलीफ आपको और मुझे भी होगी ना, कहाँ से सब्जी लेंगे? एग्जैक्टली 10 किलोमीटर जाके तो दूर से नहीं लेंगे। ये मैं तो इसको इंक्रोचमेंट नहीं समझता हूँ। बट हाँ परमानेंटली हो वो अलग बात है। यहाँ पे हम ये देखते दुकानों के आगे भी लोगों ने कुछ चीजें थोड़ी सी फिक्सेशंस वो भी भी अपनी की होती हैं, वो भी तो की होती है, हैं। मगर गवर्नमेंट चाहे तो ये भी नहीं हो सकती। और जो ठेले वाले हैं वो तो जब वो ACDC कोई आते हैं तो वो भागने शुरू कर देते हैं सारे बेचारे। लेकिन अगेन जाएंगे कहाँ, जहाँ भी जाएंगे वो इंक्रोचमेंट ही है, रोड के किसी भी हिस्से पे खड़े होंगे, दैट इज इंक्रोचमेंट। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट इनको रोकती इनिशियली क्यों नहीं है? लाइक जैसे आपने कहा हार्ड इंक्रोचमेंट, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा होता, रादर के बाद में आप बुलडोजर मंगा के उस चीज़ को एक तमाशा बना के हटाएं, आप पहले रोक क्यों नहीं देते? असल में गवर्नमेंट को नज़र तो हर चीज़ आती है, ये बात नहीं है कि नज़र नहीं आता, क्योंकि इनके जो अथोराइज पर्सनस हैं या रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं या कोई और इदारे के ऑफिसर्स हैं, वो तो देखते रहते हैं, उनको पता है। मगर वो क्यों नहीं लेते हैं वो आपको भी पता है, एक्शन किसी के खिलाफ मुझे भी पता है। और वो देखते रहते हैं कि बिल्डिंग खड़ी हो रही है, बन जाए उसके बाद देख लेंगे इसको। अगर कुछ हासिल हुआ तो मे बी मैं नो कमेंट्स। यू कैन कमेंट सर, आई थिंक आप उस ट्राइब्यूनल में नहीं रहे। रीज़न यही है जो आप कह रहे हैं कि बन जाए उसके बाद देख लेंगे, तुड़वानी रेट बढ़ जाएगा, तुड़वानी है, छोड़नी है। हाँ रीज़न। अच्छा सर, इसमें एक जैसे हमने पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो थी, हमने देखा कि कराची में उन्होंने रिस्टोरेशन का काम शुरू किया, जनाब पुराने नक्शे पे लाएंगे। डू यू एग्री विद सच एक्शन के आप एक ही महीने में या एक ही दिन में बोलें जी मैं सारा तोड़ के मैं बराबर कर दूंगा, जो पहले वाला नक्शा था मैं उसी में वापस ले आऊँगा, या इट शुड बी सम प्लान्ड वे कि कहीं और रिलोकेशंस हों लोगों के बिजनेसेस की? नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं है कि पुराने नक्शे पे लाएंगे। पुराना नक्शा तो आप कराची का जो देखेंगे तो छोटा सा है। अब आधा पाकिस्तान यहाँ पे रह रहा है, कराची जो है ना यहाँ से समंदर से लेकर देखें आप नूरियाबाद से आगे निकल गई है। तो पुराना नक्शा तो यही था, सदर था और ली मार्केट और ये केमाड़ी वगैरह, तो पुराना नक्शा तो वो यही है ना। उसके लिए आपको सबको निकालना पड़ेगा। अब ये पॉसिबल थोड़ी है। कराची का तो पता नहीं रिस्टोर हुआ या नहीं हुआ, अलबत्ता इम्प्रेस मार्केट जरूर रिस्टोर हुई है, उससे पहले हमने देखा नहीं था कि ऐसी एग्जिस्ट भी करती है। इम्प्रेस मार्केट अगर रिस्टोर हुई है तो और भी जगह रिस्टोर हो सकती हैं इसी तरह, जैसे खूबसूरत है। अब आप जाएँ तो आपको मज़ा आएगा। तो हो सकती है अगर गवर्नमेंट करने पे आए तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। बाकी मास्टर प्लान जो है ना कराची का अगर नया बना ले तो बेहतर है। अच्छा सर, इंक्रोचमेंट की एक चीज़ मैंने देखी है लॉ में कि सज़ा बहुत सख्त है, लाइक 6 महीने से लेकर 10 साल तक। तो इसका क्या क्वांटम इतना ज़्यादा क्यों है, और डू यू रियली थिंक कि ये क्वांटम जस्टिफाइड है कि एक इंक्रोचमेंट के लिए आप किसी को 10 साल सज़ा दे दें, या 6 महीने से लेकर 10 साल इज़ अ ह्यूज डिस्क्रेशन, आप किसी को भी 6 साल 5 साल 8 साल 10 साल के लिए जस्ट बिकॉज कि उसने इंक्रोच किया है? इसमें जो है ना वो लिमिट रखी हुई है 3 से लेकर 10 साल तक। अगर कोई छोटा मोटा इंक्रोचर है, कोई छोटी जगह इंक्रोच की है तो उसके लिए लीनियंट व्यू है। अगर किसी ने हज़ारों एकड़ कर दी है तो उसके लिए क्या है, फिर देखे ना सही, उसके लिए सज़ा भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। जो लेजिस्लेटर है उसने भी सोच समझ के 3 से 10 साल सज़ा का जो क्वांटम रखा है, बड़े के छोटे चोर के लिए छोटी सज़ा, वो डिस्क्रिशन है कोर्ट का,
बड़े चोर के लिए बड़ी सज़ा। लेकिन कहा ये भी जाता है कि बड़ा चोर कभी पकड़ा नहीं जाता, तो नहीं, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है कि कोई बड़ा चोर पकड़ा गया हो जिसको 10 साल की सज़ा हुई हो, कभी आपने दी हो? मैंने तो नहीं दी। रीज़न ये है कि मेरी जो ना कोर्ट थी वो सिविल कोर्ट थी, ओरिजिनल सिविल कोर्ट। तो सज़ा जज़ा मेरे पास नहीं थी। मेरे पास सिर्फ ये था कि मैं डिक्लेयर करूं कि वेदर जो प्रॉपर्टी मेरे पास आई है सब्जेक्ट सूट में, वेदर इट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, स्टेट लैंड और प्राइवेट वन। ये डिस्प्यूट जो है ना मैं सिर्फ रिजॉल्व करता था, ठीक है ना। और बाकी सज़ा और जज़ा के लिए एक अलग कोर्ट है जिसको कहते हैं ऑफेंसेस कोर्ट। तो उसमें जो है ना जो प्रोसीजर है ऑफेंसेस कोर्ट में ये है कि जो अथोराइज पर्सन्स हैं गवर्नमेंट के, रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द इंक्रोचमेंट, जो गवर्नमेंट ने अथोराइज किए हैं, तो दे आर एम्पावर्ड टू लॉन्च द एफआईआर। देख रहे हैं उसमें मुख्तियार कार्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं एंड डीसीज हैं, दे आर एम्पावर्ड टू लॉन्च द एफआईआर। वो एफआईआर लॉन्च ही नहीं करते हैं। अगर वो एफआईआर लॉन्च करते हैं तो उनके गले में जो है ना वो बात पड़ जाती है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उंगलियां जो है ना उन्हीं की तरफ जाती हैं। और इस एक्ट में जो 2010 का है एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट, इसमें उन लोगों के लिए भी सज़ा है। तो डर की वजह से वो एफआईआर नहीं काटते। कराची में आपने बताया कि बहुत सारी इंक्रोचमेंट है, तो आप देखेंगे इसमें कोई ऑफेंसेस कोर्ट में जाएंगे 2-3 एफआईआर बड़ी होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। हैदराबाद में एक भी एफआईआर नहीं है, मीरपुर खास में भी नहीं है, लाड़काना में भी नहीं है, सक्खर में भी नहीं है। ऐसे ही कोर्ट चल रही है भाई, एक एफआईआर भी नहीं है ना। तो जज क्या कर रहा है? जज बस क्या करेगा, जज बेचारा बैठा है, तो वो भी घर चला जाए। अगर एफआईआर ही नहीं है तो व्हाई आर जजेस अपॉइंटेड? जजेस अपॉइंटेड है, वहाँ पे ना कोर्ट्स बनी हुई है, मुलाजमीन है, तनख्वाह ले रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, काम नहीं हो रहा। बस एफआईआर होगी तो जज बेचारा वो ट्रायल चलाएगा ना। जज क्या करेगा, उनको ज़बरदस्ती तो नहीं बोलेगा कि आप एफआईआर काट के मेरे पास ले आओ तो मैं ट्राई करूं किसी को। इसमें कोई सो मोटो का कोई ऑप्शन, जैसे मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स होती हैं कि वो खुद देख के खुद भी कॉग्निजेंस ले ले किसी चीज़। सो मोटो का पावर तो नहीं है, मगर सीआरपीसी पूरी एप्लीकेबल है उस एक्ट में। तो कोई भी बंदा जो है ना वो अगर गवर्नमेंट एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है तो मेरे ख्याल में कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है ना इन्वोक कर सकता है ऑफेंस कोर्ट की जुरिडिक्शन बाय फाइलिंग कंप्लेन अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी। तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बंदों को, अगर कोई एग्रीव्ड है, अगर जाता है अथोराइज पर्सन्स के पास कि इसके खिलाफ एफआईआर काट दो, ही इज़ इनक्रोच द पब्लिक प्रॉपर्टी और स्टेट लैंड, अगर वो नहीं करता तो बंदे कहाँ जाएंगे भाई। मेरे घर की गली बंद है, आपके घर की गली बंद है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं काटेंगे तो आप कहाँ जाएंगे। तो प्रोविजन है आपके पास 200 सेक्शन 200 सीआरपी से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं बिफोर ऑफेंसेस कोर्ट ऑफ एंटी इंक्रोचमेंट। तो अभी तक वैसे अगर मैं आपसे इंफॉर्मेशन के तौर पे पूछूं, कितने जजेस जो हैं जो कि अपॉइंटेड हैं अभी जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में है, सारे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जज। हाँ, जो मैं कोर्ट छोड़ के आया हूँ वो अभी तक वैकेंट है, वो ट्रिब्यूनल थी। बाकी एक जज हर डिस्ट्रिक्ट में है या उसके अलावा भी? नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। कानून तो ये है हर डिस्ट्रिक्ट में ये कोर्ट होनी चाहिए, मगर इन्होंने जो है ना बाय नोटिफिकेशन वो जो है ना हर डिवीज़न पे एक कोर्ट बनाई है। ये है डिविजनल कोर्ट, यानी कराची डिवीज़न है, कराची डिवीज़न में एक है, हैदराबाद में एक है, मीरपुर खास में एक है, शहीद बेनज़ीराबाद में तो कोर्ट ही नहीं है, वहाँ पे अच्छा कोर्ट ट्रिब्यूनल ही नहीं है, और लाड़काना में एक है। चले फिर ठीक है। क्या जजेस की सैलरीज क्या होती हैं यहाँ? सैलरीज जो है ना इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, स्केल भी हाँ 8-10 लाख रुपए। नहीं इतनी कहाँ है। अगर आप फ्रेश वकील कोई जाएगा उसकी 4.5-5 लाख होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 4.5 तक होगी। अच्छी सैलरीज नहीं है। हाँ ना, ये अच्छी है। एफआईआर नहीं है फिर, आई थिंक ये रीजनेबल वो तो बैठ के फिर ले रहे हैं तनख्वाह, काम नहीं होगा। अपॉइंट कैसे होते हैं जजेस, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या क्राइटेरिया है? अपॉइंट होते हैं जो है ना वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जो 10 साल हाई कोर्ट का वकील हो,
या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, और रिटायर्ड या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो। क्राइटेरिया 3 के लिए है। सो इफेक्टिव तरीके इसमें ये नहीं हो सकता कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन्हें एक्स ऑफिशियो पावर्स दे दी जाएं, या उनके पास ये जो रिस्ट्रिक्शन भी उनको ही दे दी जाए, ताकि एक एक्सचेकर को थोड़ा सा तो फ़ायदा, कुछ बेनिफिट तो हो। अब ये बिकॉज देखो FIR ना, जैसे आपने एक बड़ा यूनिक, ऑनेस्टली आई वाज अस्टोनिश्ड कि बड़ा एक यूनिक फैक्ट है कि अगर हैदराबाद में 3 FIR हैं इंक्रोचमेंट की, कराची में 8-10 पड़ी हैं, तो वाई इज देयर अ ट्राइब्यूनल और वाई इज देयर अ कोर्ट एग्जिस्टिंग के 10 FIRs के लिए एक पूरा जज आपने अपॉइंट किया हुआ है? असल में ये जो एक्ट है, सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 2010, ये पहले था, यही नाम था हर चीज़ 1979 का, सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 1979, डिटो कॉपी है, सेम चीज़ें, हर चीज़, सिर्फ इन्होंने जो है ना इनमें एक ऑफेंसेस कोड का इजाफा देके ये अमेंडमेंट ला के नाम चेंज कर दिया। बाकी जो 1979 का एक्ट था उसमें जो है ना ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस वर द ट्रिब्यूनल्स एंड ऑफेंसेस कोर्ट्स, वो काम चल रहा था। मगर अब इनकी समझ में नहीं आ रही कि ये कोर्ट्स क्यों बनाई गई है। आपकी बात सही है, मैं मुत्तफिक हूँ कि ये पब्लिक एक्सचेकर पे जो है ना वो बर्डन है। ऑब्वियसली सिर्फ कोर्ट, सिर्फ जज नहीं है, उसका पूरा जो कोर्ट के जो खर्चे हैं, स्टाफ है, बजट है, बहुत सारी स्टाफ चीज़ें है, 10-15 मुलाजमीन हैं, और ज़रूर जज है तो उसको 6-7 पुलिस वाले भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, 6-7 पुलिस वाले देते हैं, और जो है ना इसके अलावा और भी अखराजात हैं। जैसे पूरी एक बजट होती है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट जो है ना गवर्नमेंट पे बर्डन तो है, मगर वो इतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं हो रहा जिस मकसद के लिए बनाई गई थी कोर्ट्स। और मैंने तो महसूस किया है, बल्कि देखा है, कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये कोर्ट्स पावरफुल हों। ये जो बनी है ना, तो उंगलियां उस तरफ जा रही हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि ये कोर्ट पावरफुल हो। अब देखें ना, इसमें जो है ना थाने भी बनाए इन्होंने अलग से, स्पेशल थाने हैं, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पुलिस स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे थाने होंगे क्राइम फ्री थाने, ठीक है। वो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उनके अंडर में है। वो अगर उनसे क्या लेते हैं काम, सिक्योरिटी का काम ले रहे हैं। उनके पास गन तो क्या, एक लाठी भी नहीं है बेचारों के पास, वो क्या इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे, वो तो सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं बस। अच्छा, एक फोर्स भी इन्होंने बनाई है, फोर्स भी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, ये अलग है और थाने अलग हैं। वो नॉर्मल थाने अलग है, ये थाने अलग है। अच्छा, ये क्या करते हैं एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स वाले? यहाँ FIR भी करती है और दे असेस दी अथॉरिटीज। कितनी एक फोर्स होगी इनके पास? इनके पास हर जिले में थाना है भाई, 100 लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। 100 लोग हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, इससे भी ज्यादा भी होंगे। और FIR नहीं होती फिर भी। अब FIR वो काटे ना, गवर्नमेंट काटे ना। या तो वकील हजरात अब जाएं, जो है ना 200 की जो है ना। नहीं सर, आई एम रियली थिंकिंग कि व्हाई शुड नॉट वी फाइल अ रिट पिटिशन इन एटलीस्ट हाई कोर्ट के भाई, एटलीस्ट लुक एट इट। अब देखें ना कि जो लॉ प्रोवाइड करता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होना चाहिए फोर्स का, वो एक DSP लेवल का आदमी होना चाहिए जो LLB क्वालिफाइड हो। DSP लेवल का आदमी LLB क्वालिफाइड हो, वो बनेगा हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फोर्स एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स। मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ, और हर DC जो है ना, by notification he is declared as director, ex officio director anti encroachment force. Is it legal? No, it's against the law. So spirits law के spirits के against है। So how अब देखें ना, कानून एक चीज कहता है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का डायरेक्टर होगा डिस्ट्रिक्ट का, वो इक्वल होगा DSP, और ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज LLB। अच्छा, वो पुलिस से ही हो या पुलिस के बाहर से भी कोई ले सकता है? वकील भी बन सकता है। अच्छा, कोई भी वकील बन सकता है। सो आई थिंक ये वकला के हक पे भी डाका नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है, 100% है, डाका तो है, मगर घंटी कौन बांधे, कौन पिटीशन फाइल करे।
अब तो मैं बेनिफिशियरी रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? नहीं सर, आई थिंक यू कैन, एंड यू कैन एटलीस्ट रिप्रेजेंट अस। व्हाई नॉट? अच्छा सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे लॉ की तरफ आए, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, स्कूलिंग कहाँ से है, एंड कहाँ कहाँ का सफ़र करके आप ट्राइब्यूनल तक पहुँचे, वो भी ये एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू है। एक्चुअली मेरा जो है ना छोटा सा गांव है डिस्ट्रिक्ट नौशहर फरोज में। जो अर्ली एजुकेशन थी मेरी प्राइमरी वहाँ गांव में मैंने जो है ना वो कंप्लीट की। उसके बाद गांव से 8-10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, हाई स्कूल, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। फिर जो है ना इंटर मैंने नौशहर फिरोज डिग्री कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन भी मैंने वहाँ शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी से जो है ना एक एक्सटर्नल प्रोग्राम से की। उसके बाद बस एक दोस्त था हमारा, उसने एडवाइस किया कि आप जो है ना LLB करें और वकील बन जाए। तो इरादा बन गया। ग्रेजुएशन के बाद हम आ गए कराची, यहाँ से SM लॉ कॉलेज से LLB की 2003 में। तो मार्च 2004 में हम जो है ना लाइसेंस ले लिया। उसके बाद यहाँ जर्नी शुरू हो गई, वकालत भी शुरू की, इसके साथ सियासत भी की थोड़ी बहुत बाहर की। 2007 में मैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी था। इस मूवमेंट में जो परवेज़ मुशर्रफ वाली मूवमेंट थी उसमें एक्टिव रोल था हमारा। फिर 2011 में मैं जो है ना वो ट्रेजरर भी रहा हूँ। उसके बाद वकालत कर रहे थे तो 2018 में जो है ना ऑफ़र आएगी कि आप जज बनेंगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। मैंने वो ऑफ़र कबूल कर ली। तो मीरपुर खास में पर ही मेरी पोस्टिंग थी 2.5 साल के लिए। उसके बाद दोबारा एक्सटेंशन मिला, तो मीरपुर खास से 5 साल करके फिर मैं वापस आया था। 3-4 महीने यहाँ मैंने वकालत शुरू की। फिर जो है ना नोटिफाई हो गया हैदराबाद के लिए। अब दोबारा तीसरी बार कंप्लीट करके फिर वापस आ गया क्या वकालत चांसेस में। हैं कि अब दोबारा आप नोटिफाई हो जाएं? अब ना कम से कम इस कोर्ट्स जो है ना स्पेशल कोर्ट्स में तो नहीं जाऊंगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। किसी और कोर्ट में? नहीं, इनकार तो नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह रहम करेगा। अब अगर ऑफर आती है तो यू आर विलिंग टू अगेन? नहीं, अभी नहीं, अभी जल्दी नहीं है, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक जो है ना मेरी सुप्रीम कोर्ट की इनरोलमेंट रहती है, जो अभी पेंडिंग है फॉर इंटरव्यू। तो पहले मुझे वो लेनी है, उसके बाद अल्लाह मालिक है जो भी फैसला दोबारा होगा। ट्राइब्यूनल? नहीं, ट्राई तो नहीं करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। दोबारा ट्राइब्यूनल? कुछ नहीं कह सकते। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन। होपफुली व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के बारे में जाना होगा, इंक्रोचमेंट लॉज के बारे में समझ चुके होंगे अब तक। सो अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।